जेसिका लाल मर्डर केस, प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस, तंदूर केस या फिर 2001 पार्लियामेंट अटैक केस, नैना साहनी केस। तंदूर में एक लीडर ने अपनी वाइफ को ऐसे जला मतलब पहले मार दिया और उसमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी बॉडी को। लोग में इंसानियत मर गई है। एक्चुअली क्रिमिनल लॉ में 99% जब आते हैं तो कहीं ना कहीं तो एबरेशंस होती ही हैं वो सोसाइटी। मैम, डिड यू फेस दैट प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर? देखो, सच काइंड ऑफ केसेस और एनी काइंड ऑफ केस, अगर आपको मैटर करना है ना, यू हैव टू लर्न टू लिव विद। कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बिग फेमस लॉयर्स, कि लोग कहते हैं कि अगर किसी को एक्विटल चाहिए या बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो बहुत रिच पावरफुल लोग हैं, दे गो टू दीज पीपल एंड दे से कि इनको केस दे दिया तो जीत जाएंगे। ये एक मिस नॉर्मर है कि इनको दे दिया तो जीत जाएंगे। अभी कोर्ट्स के अंदर ओवरऑल 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 35,000 के अराउंड पेंडिंग है। हम हमेशा कंपेयर करते हैं हमारे सिस्टम को फॉरेन सिस्टम से। फॉरेन सिस्टम्स में कितने केसेस करते हैं वो जजेस? पूरे साल में 100 केस। हमारे यहाँ एक एक जज 100 से ऊपर केस डेली करता है। जजेस ऑल्सो फील वेरी हेल्पलेस। भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी समथिंग रेवोल्यूशनरी और इट विल रिमेन जस्ट अ कॉस्मेटिक थिंग? मैम, आपने सबसे लंबी जजमेंट कितने पेजेस की लिखी? 200 पेजेस की तो क्या? 200 pages? Ma'am, you See, gave a historic 65 judgments on the last day. जब भी हम लोग ऐसे केसेस का नाम सुनते हैं, जेसिका लाल मर्डर केस, प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस, तंदूर केस या फिर 2001 पार्लियामेंट अटैक केस, तो हम सब की एक सिहरन सी हो जाती है कि किस व्यक्ति ने ये हिम्मत दिखाई होगी कि इन सब केसेस पे काम करे प्रोसिक्यूशन के तौर पर। सो टुडे वी इनवाइट दैट पर्सन विद अ ह्यूज बैकबोन, द पर्सन हु कुड डिलीवर स्ट्रेट फॉरवर्ड, legally sound, as well as tough decisions, helping the court bring out those arguments, those evidences, and everything. Welcome, Mukta Gupta, ma'am. She was a public prosecutor, standing counsel for Delhi High Court, and 2009 she became a judge in Delhi High Court. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि जज शायद बहुत लोग बनते हैं, लेकिन जिस टाइप की जजमेंट्स कोई व्यक्ति देता है, जिस टाइप की जजमेंट्स एक जज देता है, दैट सेज अ लॉट अबाउट द पर्सन दे आर. थैंक यू एंड वेरी वेलकम, मैम. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम. सबसे पहले तो मैं जब सर्च कर रही थी आपके बारे में, मैंने सोचा इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ऐसी केसेस के नाम मेरे सामने आए जिनको हम लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना है, अलग अलग तरीके की. तो हम सबसे पहले तो एक केस पे हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि हाउ वाज, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो एक जज के दिमाग में, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दिमाग में, एक लॉयर के दिमाग में क्या चलता होगा पीछे. मैम, सबसे पहले जेसिका लाल मर्डर केस, इट वाज वे बैक. See, it was the year 2006 when Jessica Lal murder case में acquittals हुई थी, and obviously the state was to file appeals against acquittal. And one very interesting fact with that was that time it was my daughter's boards exams. So she said to me, "Oh, my friend's father has taken 6 months off." I thought, what is she expecting out of me? Because I can never give her that much time. So I told my colleagues कि डेट शीट आ गई है, जो उसके एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले थोड़ा लाइट रख लेना ताकि मैं 4-5 बजे निकल जाऊँ, 8-10 की बजे. And as luck would have it, this acquittal took place and I had to prepare that appeal.
immediately. That same day. And immediately within a week, 10 Huh. days, and there was an SIT constituted. So there were around 10-15 police officers who were assisting me, and we were working day in and day out on the matter till late nights. So her board exams were on one side. Instead of me helping her, she was helping me. That's what happened. So never predict things. You have to take it as they come. Yes. And if you have a family support, I think everything carries on. Everything carries on. That's the main thing. पर मैम जैसे ही वो केस आया होगा तो क्योंकि इतने इन्फ्लुएंशियल लोग अटैच्ड, जैसे मैंने देखा कि जितने केसेस आपके पास थे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिनके खिलाफ, या जिसे कहना चाहिए कि जो शायद आपको एक ओपोनेंट के तौर पे ही देखते होंगे. तो मैम डिड यू फेस दैट प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, या प्रेशर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स? किसी ने आके बोला होगे मैम केस मत जितवाना विक्टिम को? In my entire career, I've never experienced either as a prosecutor or as a judge. मेरे पास आज तक कभी किसी ने आके ये कहा ही नहीं कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो. It's actually depends on everybody's personality. People know that if someone is inaccessible, they will never approach you. And if it is right, she will stand by it. You don't have to say. So you're So- the kind of that So forthrightness. I mean, I was very clear even as a prosecutor. If it is made out, even in favor of accused, I didn't mind saying it. Ki here the state is wrong, the accused is right, or where the complainant is right or the accused is wrong. I wouldn't mince words and put straightforward what were the facts. So, and this trait continued till as a judge. So I have never faced this experience. But मैम Nobody pressure ever तो होता dared होगा. to. नहीं. जैसे पब्लिकली लोग बात करते होंगे कि See, अगर आपको इस तरह के केसेस करने होते हैं ना, you have to train yourself not to be influenced by public media or anything. You have to, because कोर्ट में तो आपको फैक्ट्स ही देखने हैं ना, लॉ देखना है. तो पब्लिक क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रहा है, उस सब चीजों से कुछ नहीं होता. सो आप अपना फैक्ट्स पढ़िए, लॉ पढ़िए, उस पर बहस करिए और बाकी कोर्ट पे छोड़ दीजिए. सो नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय. बिल्कुल इग्नोर. Very right, ma'am. I think this is the advice which many people out there require. है ना, मुझे ऐसा लगता Yeah, है it is very important. In fact, if you have to be a good lawyer, a successful lawyer, or a good judge, this is one thing which you need to learn is dissociate yourself from the media, from public or something, and confine yourself to facts. And you have never any apprehension or hesitation in saying what you feel is right. क्योंकि मैम क्योंकि ऐसे जजमेंट्स जब आते होंगे और जब आप उनके आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है शायद जिसे कहते हैं ना कि विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं. ऐसा भी होता होगा कि विटनेस हॉस्टाइल हो गए. विटनेस तो हॉस्टाइल होते ही हैं ऐसे केसेस में, बट आप लॉयर नहीं हॉस्टाइल होना चाहिए ना. लॉयर तो स्ट्रांग होना चाहिए, जज स्ट्रांग होना चाहिए. सो दैट्स आई थिंक अ ट्रेनिंग व्हिच अ लॉयर एंड अ जज नीड्स टू हैव. तो ऐसा मतलब कभी ऐसा हुआ मैम कि किसी केस में आपने ऐसे सब प्रिपेयर करके रखा है एकदम, मतलब आपके आर्ग्यूमेंट जो सब प्रिपेयर्ड है, विटनेस प्रिपेयर्ड है, और फिर बाद में पता चला कि अरे विटनेस को किसी ने ब्राइब कर दिया या हॉस्टाइल कर दिया? मैंने कभी ट्रायल कोर्ट में नहीं किया, मैंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में किया. तो हाई कोर्ट में आपकी विटनेस एग्जामिनेशन नहीं होती है, वो ट्रायल कोर्ट्स में होती है. ओके. सो आई वाज प्रोसिक्यूटिंग दीज केसेस इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. तो वहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जो भी हाँ. वो कर दिया उन्होंने, जो भी आती हैं वो प्रॉपर आ जाती है. हाँ, तो जो उसके विटनेस basis ने पे. जो कहना था कह दिया, जो क्रॉस होना था क्रॉस एग्जामिनेशन, वो सब आ जाता है. तो अब उसके ऊपर कोई चेंज या कुछ नहीं, हो सकता? उसमें अगर किस केस में आपको चाहिए तो आप एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं. अगर जरूरत पड़े तो नहीं पड़ती नहीं है जनरल. ओके. ओके मैम. मैम उसी तरीके से एक बहुत ही फेम्ड केस था टेरर अटैक्स का, 2001 का टेरर अटैक का केस था.
और उसमें बाद में चल के अफजल गुरु की कन्विक्शन भी हुई। कन्विक्शन भी हुई, शौकत गुरु की भी हुई कन्विक्शन, डेथ सेंटेंस सिर्फ अफजल गुरु को मिला। डेथ सेंटेंस अफजल गुरु को मिला। तो मैम ऐसे समय पे जब आप एज अ प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब आप एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे थे, तो डिड यू फेस एनी चैलेंज? अगेन नो चैलेंज, इट वाज ओनली वर्क। किसी ने कभी ना, मैं कभी किसी से, ना किसी ने मुझे प्रेशराइज किया, ना कभी डराया, ना मैं कभी डरी। किसी ने भी नहीं किया। सी प्लीज अंडरस्टैंड, अगर लाइफ में आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है ना, पीपल नो कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विद देम, सो पीपल लर्न टू रिस्पेक्ट। मैम क्या ये सारे केसेस आपको इसीलिए भी मिले, that you have earned that reputation? I don't know, maybe, but I was the standing counsel that time, so it was my responsibility to do To it. To do take it. it. और I मैम mean, it's maybe destiny had in store for me to do all this. एब्सोल्युटली। मैम एक बड़ा इमोशनली चैलेंजिंग केस जो मैंने देखा कि आपने डील किया था, नैना साहनी केस। तंदूर में एक लीडर ने अपनी वाइफ को ऐसे जला, मतलब पहले मार दिया और उसमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी बॉडी को। इट वाज वेरी इमोशनली डिस्टर्बिंग एट दैट टाइम आल्सो, वे बैक न्यूज़पेपर में जब ये बात आई थी। और वो अभी भी जब भी पढ़ते हैं लोग तो इट इज स्टिल डिस्टर्बिंग। दो अब उसके बाद अब रिसेंटली वी हैव सीन मेनी केसेस, वो ड्रम वाला केस देख लिया, अलग अलग टाइप के हमने ऑपोजिट होते हुए भी देख लिया। बट मैम एट दैट टाइम हाउ वाज इट इमोशनली डिस्टर्बिंग कि लोग में इंसानियत मर गई है, या कभी ऐसा फील हुआ? एक्चुअली क्रिमिनल लॉ में 99% जब आते हैं तो कहीं ना कहीं तो एबरेशंस होती ही हैं वो सोसाइटी की, नॉर्मल बिहेवियर तो होता ही नहीं है। सम आर कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस, some cannot take rational decisions at that time. It's all, I mean, if you start reading psychology, then you understand that this is a perverted behavior which happened many a times on the spur of moment, many a times pre-planned, and then you take it that yes, it was a perverted behavior and he's done it, or he or she has done it, and whatever consequence has to flow from it. बट मैम डज इट रिमेन विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम? जैसे डॉक्टर्स के साथ होता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, व्हेन वी वर पुट अप इन सर्जरी डिपार्टमेंट, सो वी हैड अ फ्यू डेज ऑफ डीलिंग विद बर्न पेशेंट्स। एंड आई रिमेंबर कि हम जितने भी इंटर्न्स थे उस वक्त पे, जब हमने बर्न पेशेंट्स की वो पूरी रात, क्योंकि वो चीखते रहते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता Severe है, pain होता बहुत है। सिवियर पेन होता है, कितना भी आप पेन किलर्स दे दीजिए इट डजंट स्टॉप। It doesn't stop. तो वो जो पूरी रात आप किसी का रोना और ये सब चीज़ें सुनते हैं ना, तो नहीं, कुछ हफ्ते तक यू कांट फॉरगेट इट। सो डज इट हैपन विद द लॉयर्स आल्सो व्हेन दे आर रीडिंग, व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग विद देयर सच काइंड ऑफ केसेस, जैसे एकदम? देखो, सच काइंड ऑफ केसेस और एनी काइंड ऑफ केस, अगर आपको मैटर करना है ना, यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। आप उसके न्यूएंसेस में नहीं घुसेंगे ना, न्यूएंसेस को नहीं एनालाइज करेंगे, तो आपको कई बार बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते। सो यू थिंक एंड थिंक एंड थिंक, रीड एंड रीड एंड रीड, वही एविडेंस आप 10-10 बार पढ़ते हो। एवरी टाइम यू रीड यू फाइंड समथिंग न्यू, every time you start analyzing you find something new, so it's a continuous process. But yes, you have to train yourself not to be mentally affected by it. It's a matter you are doing, you are looking into it, but it should not personally affect you to the extent कि वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने लग जाए, या आपकी साइकी को इफेक्ट करने लग जाए, या आपके बिहेवियर को इफेक्ट करने लग जाए। वो आपको एक ट्रेन करनी पड़ती है। मैम यंग लॉयर्स कैसे ट्रेन करें? वो तो मैंने देखा है कि बड़ा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, या तो केस से अटैच हो जाते हैं, या अगर बिल्कुल, या फिर बिल्कुल कमर्शियल हो जाते हैं, मतलब एक्सट्रीम्स हो जाते हैं। एक्सट्रीम्स। नहीं, वही बात है, दोनों में एक्सट्रीम्स नहीं होना चाहिए। देखो यार,
लीगल प्रोफेशन में हमेशा ये होता है कि पहले आप किसी सीनियर को ज्वाइन करो, एंड आई थिंक एवरी सीनियर फर्स्ट टाइम यही लेसन देता है, डोंट स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्लाइंट। एक अपने डिटैचमेंट रखिए उससे। यू आर अ काउंसल, वर्क हार्ड, वर्क ऑन द मैटर, बट वर्क एज अ मैटर, डोंट स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्लाइंट। इमोशनल अटैचमेंट हो जाए अगर हाँ, तो उसके मुश्किल बाद। होता है। और मैम लॉयर के तौर पे तो डिफिकल्ट है, जज के तौर पे और ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा शायद। जज के तौर पे आपके पास दोनों साइड्स का वर्जन है। इवन एज लॉयर जब आप आर्ग्यू करते हो, आपके पास आपका साइड का वर्जन है, तो उसको भी आर्ग्यू करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी साइड आपको क्या कहेगी, आर्ग्यूमेंट देगी, आपके पास उसका भी जवाब होना चाहिए। सो वेदर यू आर अ लॉयर और अ जज, यू आर एनालाइजिंग बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। और जब आप दोनों साइड्स की कॉइन को एनालाइज करते हैं, उसमें से रैशनैलिटी निकालते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ जाता है लाइफ। मतलब लाइफ को बैलेंस करना आ जाता है उन चीज़ों में, कि आप उनसे अटैच नहीं होते। कई बार इफेक्ट होता है, कई बार यू फील हर्ट, बट देन एकदम नेक्स्ट मैटर आ जाता है एंड देन यू मूव ऑन। और मैम बहुत मुश्किल होता होगा, जैसे मतलब रेप केसेस, मर्डर्स, क्योंकि इतने सारे आप ऐसी चीजें और आप पढ़ते हैं उसके बाद शायद मतलब। No, there are some very ghastly. It does affect you. It does affect your conscious. But then you strengthen yourself and then you move on. कि next matter पे चलो. नेक्स्ट मैटर Next matter पे चलो. बट मैम ऐसा क्या ऐसा भी होता है कि एज ए लॉयर्स, मतलब जैसा मैंने सोचा है कि समटाइम्स ऐसा कहा जाता है कि लॉयर्स हैव टू आर्ग्यू थिंग्स विच मे दे मे नॉट बी वेरी कन्विंस्ड विद। कुछ ऐसे मैटर्स उनको लेने पड़ते हैं, मतलब आप तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, यू वर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट मतलब जैसे कमर्शियल लॉयर्स है कि वो शायद उसको बिलीव भी नहीं करते, बट दे आर स्टिल टेकिंग दैट केस एंड आर्ग्यूइंग। See, हर केस में कुछ ना कुछ तो होता है उसके फेवर में. All you need to do is put that point. एंड कई बार ये होता है कि 10 फैक्ट्स उसके खिलाफ हैं, बट एक फैक्ट भी उसके फेवर में कैन टिल्ट द स्केल्स ओवर देयर. Some facts so outweigh the 10 other facts कि then scales की tilting तो होती ही है ना. पर तो क्या लॉयर्स को अपनी कॉन्शियस के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है कई बार? frankly 99% नहीं जाते, क्योंकि वो जो फैक्ट्स होते हैं फाइल में होते हैं वो कोर्ट को बता देते हैं. एंड जो फैक्ट्स हाइड करते हैं, कंसील करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, sooner or later the courts, the colleagues get to know it, so then they don't earn a good reputation, you know. After all, you are not a lawyer for one matter, you have to argue number of matters, and if you spoil your reputation in one matter, it impacts your career, no? मैम इट इज सेड कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बिग फेमस लॉयर्स, कि लोग कहते हैं कि अगर किसी को एक्विटल चाहिए या बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो बहुत रिच पावरफुल लोग हैं, दे गो टू दीज पीपल एंड दे से कि यू नो इनको केस दे दिया तो जीत जाएंगे। See, I'll tell you, ये एक मिसनॉमर है कि इनको दे दिया तो जीत जाएंगे. Those people are well known as a lawyer क्योंकि वो ब्रीफ पे मेहनत करते हैं. अब हर केस में जैसे सेट कुछ पॉइंट्स फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं. एक लॉयर है वो जो आपके फेवर के पॉइंट्स नहीं निकाल पाता, दूसरा लॉयर है वो निकाल लेता है. द मोमेंट ही टेक्स आउट दैट पॉइंट, शोज द लॉ, दे गेट ऑर्डर. सो वो मेहनत करने की बात है ना. इट्स नॉट ये जो लोगों को लगता है कि मैनिपुलेशंस, और उससे मैं ये नहीं कहती कि सोसाइटी में एवरीथिंग इज 100%, बट बाय एंड लार्ज it is hard work only which pays. I would say 99%. You have to see the kind of hard work which even senior or well-known lawyers have done. वो एक दिन में नहीं बने हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए. तो क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं तो वो फटाफट उनको पता होता है इसमें ये पॉइंट निकल सकता है, इसमें इस पॉइंट पे हमें रिलीफ मिल सकता है, हम ये आर्ग्यू करेंगे तो मिल सकता है. So it's that experience.
विच पीपल से कि हाँ बड़े बड़ों के पास चले जाओ तो तुम्हें रिलीफ मिल जाता है, बट दे हैव एक्चुअली वर्कड हार्ड ऑन दैट Worked on the questions of law, maybe, you know. क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, Hmm. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स ओनली क्रिएट क्वेश्चंस ऑफ लॉ, नो? Hmm. सो Very एक true. केस में जो फैक्ट होगा उसी के बेसिस पे लॉ क्या एप्लीकेबल होगा आएगा ना, सो वो उसमें वर्क करते हैं। एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है कि ये हाँ, लगा के ऐसा मिल सकता ऐसा है। कर सकते हैं, हम इस पॉइंट पे रिलीफ ले सकते हैं, ये पॉइंट हमारे खिलाफ है तब भी ये लॉ हमारे फेवर में है, तो लेट्स आर्ग्यू ऑन दिस। बट मैम, विद माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, मुझे एक चीज़ हमेशा परेशान करती है, एकदम मतलब नेविटी के साथ मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मुझे हमेशा लगता है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो लॉयर्स हैं, उनको बेनिफिट मिलता है केसेस को लंबा चला के, मतलब मॉनेटरीली, रिन्यूमरेटिवली। जैसे हम कभी सुनते हैं कि जैसे हमने भी एक दो बार किसी दोस्तों से सुना कि हमने वकील करा, तो वो बार बार एडजर्नमेंट या तारीख, आज आज ये तारीख मिल गई, आज इस बेसिस पे हम अपीयर नहीं हो पाए, या वो, तो उनको शायद जो उनका जो मॉनेटरी बेनिफिट है या जो बेनिफिट उनको होता है वो शायद केस को लंबा चलाने से होता है। तो क्या ये एक इम्पेडिमेंट है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कि रादर दैन गेटिंग टू अर्ली टू द वर्डिक्ट, उन्हें लंबा चला के फायदा हो रहा है? It's a very interesting question, but let me tell you, not everybody pays to the lawyer per appearance, कि आज पेश हो रहे हैं तो आज के भी देंगे। आपने तो लॉयर को कई क्लाइंट्स होते हैं जो लमसम दे देते हैं, स्पेशली जब ट्रायल कोर्ट्स में होते हैं, हाई कोर्ट्स में होते हैं, एंड दे आर नॉट डेजिग्नेटेड सीनियर, तो वो कहते हैं हम तो जी पूरे केस की इतनी देंगे। अच्छा। अगर जब वो फीस दे दी है, हाँ, तो उस लॉयर को क्या इंटरेस्ट है आगे बढ़ाने में? हाँ, तब तो नहीं रहेगा। नहीं है ना। अब उसमें देखिए, हर केस का एक करने का तरीका होता है। हम्म, पहले प्लीडिंग्स होंगी, हम्म, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगी, ट्रायल कोर्ट में एविडेंस होगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगी। अब आपने 2 बार डेट ले ली, आपने कहा मेरे पास पेपर पूरे नहीं है, मुझे टाइम चाहिए, फिर प्लीडिंग्स होती है। ऐसे दूसरी साइड ने कहा, हम्म, आप दूसरी साइड ने कोई डॉक्यूमेंट कहे तो फिर आप कहोगे हमें भी ये डॉक्यूमेंट लगाना है। हम्म, निकल गई कुछ डेट्स, हम्म, फिर एविडेंस होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगी। कई बार ये है कि दूसरी साइड, अब एक अकेला केस तो कर नहीं रहा कोई भी वकील, उसके अदर मैटर्स भी हैं, नहीं करते करते नहीं पहुंच पाए, या दूसरी साइड के साथ हो गया काउंसिल नहीं पहुंच पाया, या सपोजिंग जज के पास ही, अब किसी जज के पास 100 मैटर्स लगे हैं, तो वो 100 के 100 तो नहीं डिसाइड कर सकता ना। हम हमेशा कंपेयर करते हैं हमारे सिस्टम को फॉरेन सिस्टम से। फॉरेन सिस्टम्स में कितने केसेस करते हैं वो जजेस? पूरे दिन में 2, 3, 4, पूरे साल में 100 केस। हमारे यहाँ एक एक जज 100 से ऊपर केस डेली करता है। तो आप ये बताइए ना, वो कितने सुन के डिसाइड एक दिन में कर सकता है? कितने कर सकता है डिसाइड? सही बात है। सो जब वो नहीं डिसाइड कर पाएगा तो तारीख ही देगा ना। या तो हमारे जजेस की नंबर की स्ट्रेंथ बढ़े, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ता है, सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा ना। वो करस्पॉन्डिंग है, एंड देन जब आप ये सब बढ़ाते हैं तो देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट में एक और थॉट प्रोसेस है कि बढ़ा दें, बट हमारे फाइनेंसेस भी रिक्वायर फॉर द अदर सोशल एक्टिविटीज, अदर लाइक डिफेंस एक्टिविटीज, अदर एस्पेक्ट। सो एक बजट ही अलॉकेट होता है। अनडाउटेडली इसके लिए भी सब्सटेंशियल बजट दिया जाता है, बट दैट्स अक्रॉस द कंट्री ना। आप एक दिल्ली में देख रहे हैं, यूपी में, बिहार में, सब स्टेट्स में देखिए ना, कितने केसेस इकट्ठे होते हैं। तो आप करेंगे तो सब जगह प्रोपोर्शनेटली करेंगे ना, एक जगह का तो नहीं आप उठा के कर देंगे। सो एक लाइक अगर आप थोड़े से भी जजेस बढ़ाते हैं, इट मे बी अ ड्रॉप इन एन ओशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, बट पूरी कंट्री के लिए तो बहुत बड़ा हो जाता है ना प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा है, क्योंकि मैम जब हम पेंडेंसी को देखते हैं, मतलब सच ह्यूज पेंडेंसी, अभी वी वर लुकिंग एट कि मतलब कोर्ट्स के अंदर ओवरऑल 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 35,000 के अराउंड पेंडिंग है। इसी तरह से मतलब सब जगह, हर उसके पास, मतलब आई हैव डेटा, बट अब एक बहुत बड़ा मिसनोमर है, लोगों को सोचते हैं कि लॉयर्स और जजेस तो बहुत छुट्टियां लेते हैं।
हम्म। जैसे समर वेकेशन वेकेशन हो, वेकेशन आती है, वेकेशन हाँ। होती है। एक तो हर जज जब वेकेशन पे जाता है ना, हम्म, अपनी जजमेंट्स रिजर्व करके जाता है। अब आपने आज 100 मैटर सुने हैं, हम्म, आप उनके ऑर्डर्स तो शाम तक दे देंगे, हम्म, पर कई जो लंबे मैटर्स होते हैं जिनकी जजमेंट्स लंबी लिखनी होती है, वो आप डेली रूटीन में तो नहीं निकाल नहीं पाते, निकाल सकते। तो वो आप छुट्टियों में लिखाते हैं बैठ के। तो ऐसा नहीं होता, पूरी छुट्टियां काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही लॉयर्स, जो उनकी बड़ी बड़ी ड्राफ्टिंग होती है, जो बड़े केसेस पे उन्होंने वर्क करना होता है, तो उनको इसी टाइम पे टाइम मिलता है। और फिर देखिए, कोई भी जना जो मेंटल एक्सरसाइज करता है, उसे एक ब्रेक तो चाहिए होता है ना। बिल्कुल चाहिए। हाँ। अगर एक हफ्ते 10 दिन का ब्रेक ले लिया उस 4 हफ्ते में से, सो डू यू थिंक कि वो वेकेशन है? कई ऐसी सर्विसेज हैं, आप शाम को जब अपने घर आ जाते हैं, यू नथिंग टू डू। सैटरडे संडे छुट्टी है तो छुट्टी है, इट्स अ पेन डाउन, आप कुछ नहीं करेंगे। यू आर, दैट टाइम इज फॉर यू एंड योर फैमिली। बट लॉयर्स, जजेस आर वर्किंग इवन ऑन सैटरडे संडेज। सबके चेम्बर्स, लॉयर्स के, जजेस के चलते हैं, काम करते हैं एकदम। हाँ। सैटरडे संडे देयर इज नो ऑफ। देयर इज वर्चुअली नो। सो दैट जो 10 से 4 का ही टाइम नहीं होता जब वो काम कर रहे होते हैं। 10 से 4 के काम के लिए शाम को भी काम करते हैं, सैटरडे संडे भी काम करते हैं, छुट्टियों में भी काम करते हैं। एंड मैम आई कैन कंप्लीटली टेस्टिफाई इट, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब घर आते हैं तब भी बेचारे काम करते रहते हैं। दो ही इज नॉट अ जज, बट यस, इन अ स्मॉल जुडिशियल रोल, बट बहुत ज्यादा। So मतलब there मैं is हमेशा lot कहती of हूँ work. देयर इज लॉट ऑफ वर्क, फाइल पढ़ना, जजमेंट बनाना। मैम जुडिशरी में तो आई थिंक बहुत लंबी लंबी जजमेंट्स। मैम आपने सबसे लंबी जजमेंट कितनी पेजेस की लिखी? कभी सोचा नहीं, बट मैं बड़ी शॉर्ट जजमेंट लिखती थी। मैम फिर भी कितने लिखी होगी सबसे बड़ी? 200 पेजेस की तो होगी। क्या? 200 पेजेस? 200-250 पेजेस की कोई तो निकली होगी। मैंने कभी काउंट नहीं किया कितने पेजेस में। हाँ, 200-250 पेजेस तो ऐसे बता रहे हो जितने में तो किताब निकल जाती है। हाँ, मतलब जजमेंट्स, अगर हम सब जजेस की जो जजमेंट्स हम लिखते हैं, हम वॉल्यूम्स बनाते थे पहले, तो ये पूरी अलमीराज भर जाती थी उन वॉल्यूम से। मैम कैसे लिखते हैं हम लोग 250 पेज? डिक्टेशंस देते हैं उनके इतने। 250 पेज की? हाँ। माय गुडनेस। When I am one of the ones जो बहुत शॉर्ट जजमेंट लिखती थी, कि हाँ। फटाफट क्रिस्प शॉर्ट लिख के और हाँ। डिस्पोज ऑफ कर दो, पर फिर भी कुछ मैटर्स होते हैं जो लंबी चले जाते हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एंड रेफरेंसेस। some matters do need a longish judgment। कई में फैक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एक एक फैक्ट को डील करना। कईयों में लॉ पॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मल्टीपल लॉ पॉइंट्स हो गए तो आपको करना पड़ेगा। मैम आपको लॉयर, और जैसे आप यू हैव बीन अ लॉयर, अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड देन यू हैव बीन अ जज, व्हाट इज द डिफरेंस डिड यू परसीव कि दोनों की माइंडसेट में क्या अंतर होता है? एक्चुअली शायद मेरे लिए ये क्वेश्चन गलत है, बिकॉज फ्रॉम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू अ जज माइंडसेट में बहुत फर्क नहीं आता। यू हैव टू बी फेयर इन योर अप्रोच ऑलवेज, and I think that goes even for a defense lawyer or civil person, that civil lawyer, that you have to be fair in your approach। हाँ। अच्छा, 90% केसेस में जब आप आर्ग्यू करने जाते हो, तब भी आपको पता होता है कि हाँ, ये कानून मेरे खिलाफ है, तो मुझे रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल होता है। बट यू आर ड्यूटी बाउंड, और आप अपने क्लाइंट का केस प्रेजेंट करते हो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। बाकी यू लीव इट टू द कोर्ट व्हाट ऑर्डर द कोर्ट पासेस। सो आई थिंक फेयरनेस इस सिस्टम में शुरू से ही एज अ लॉयर परमिएट कर लिए जाए तो इट पेज अ लॉट, एंड एज अ जज तो यू हैव टू बी टोटली फेयर। But ma'am, it is also said, मतलब there is a lot of जैसे कहते हैं rumors and lot of news also regarding that some lawyers are not with the mindset of fairness, and
See, you yourself use the word rumors. Please count. If you know 10 lawyers or 100 lawyers, out of them who actually is not there. So aberrations तो कोई भी system होता है, सभी systems में सभी होते हैं. systems में होते हैं. Nobody can vouchsafe that after all we are all human beings, all are not alike. No, all So, officers are not same, all judges are not same, same. all Everything. lawyers are not same. So Very true. the Very aberrations true. will be there in every system. मैम मैम कभी आपको ऐसे केसेस, जैसे एक प्रियदर्शनी मट्टू वाला केस था जहाँ पे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के बेटे ने क्राइम किया एंड उसके बाद तब भी कोई आपको किसी ने अप्रोच या करने की, या फिर ऐसा कि आपको लगा हो कि शायद ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे? नहीं, नथिंग. not with me. और कभी जैसे ट्रायल कोर्ट से चीजें आई हो और आपको लगा हो कि वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, और वो तो फिर मैं निकाल लेती थी और बता देती थी. कि ट्रायल कोर्ट पे गड़बड़ हुई है, नहीं कि यहाँ पे एविडेंस टेम्पर हुआ है, here it is. और उसके बाद फिर पुलिस दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करती थी? No, depends. री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या नहीं है. जहाँ पे भी होता था तो I would try to find out and bring to the court's notice. मैम क्या पिक्चर चलती है, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे ये सब पढ़ रहे हो, एविडेंस पढ़ रहे हो? एक्चुअली क्या होता है, जब आप एविडेंस पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली एक फोटोग्राफिक मेमोरी आपके दिमाग में चल रही होती है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ होगा, इसके बाद ये हुआ. So the plausible conclusions can be this out of what is the one which is most proximate to these facts. आप एक स्टोरी लाइन तो आती ही है ना आपके सामने. मैम ऐसा लगता है कि मूवी चल रही है, जैसे शायद जैसे होता है ना कि ये मतलब जैसे कभी मैं नॉवल पढ़ती हूँ तो वो एक मेंटल इमेजरी चलती जाती है, मेंटल इमेजेस चलती हैं, मूवी तो पता नहीं क्योंकि मूवी देखने का तो इतना टाइम ही नहीं कभी मिलता. बट हाँ, मेंटल इमेजेस चलती हैं. मैम आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ हो, जैसे दृश्यम मूवी आपने देखी है? दृश्यम मूवी हाँ वो देखी वो है. देखी ना मैम? कभी ऐसा कोई केस हुआ हो जहाँ पे किसी ने ऐसे ही 2 अक्टूबर कर दिया हो, या फिर आपको लगा हो कि ये बड़ा चालू बहुत तेज व्यक्ति है कि एकदम सील पक कर रखा है, मतलब बाद में चाहे आपने ब्रेक कर लिया हो लेकिन कभी आपको ऐसा पढ़ नहीं, के वो लगा हो? इंट्यूशंस आ जाती है ना आपको कि यहाँ पे है कुछ, तो देन यू स्टार्ट डिगिंग डीप इनटू द एविडेंस, तो पता चल जाता है कहाँ पे मिल गया, कहाँ पे गड़बड़ है. हाँ. पर कभी आपको इंट्यूशन हुई हो कि फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? सी वो हो जाता है. सी जैसे आप जितना आप काम करो ना तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो भी आपको गाइड करता चला जाता है. So the more you work, the more your experience also keeps telling you. आपको अगर एक फाइल में 1000 पेज है तो पूरे 1000 नहीं पढ़ने पड़ते, आपको कुछ पढ़ के समझ आ जाता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है. कहाँ पे क्या चल रहा है. So that is something I think in each profession, as you grow, as you are more experienced, you get to find where lies the problem and how to deal with तो it. किसी केस में मैम ऐसा नहीं हुआ कि you thought something and it turned out to be something else later? Any story without names, without case? Not that I remember. मेरे ख्याल से नहीं. ऐसा क्या आपको लगा हो कि यार ये तो है ना एकदम मतलब ओपन एंड शट केस है, या फिर मतलब ये ना एकदम सीधा वो लग रहा कई है? बार लगता है ओपन एंड शट केस है, पर जैसे पढ़ने लगते हो उसमें फिर फर्दर निकलता है कि हाँ, मतलब एज ए जज भी आप सोचते हो कई बार यार देयर इज सो मच ऑफ एविडेंस, इसने किया होगा तो कन्विक्शन सही है, बट आप जैसे ही एविडेंस को और खोलने लगते हो, देखने लगते हो, तो कहीं ना कहीं ट्रेसेस आ जाते हैं उसकी इनोसेंस की. वैसा तो होता है. पर मैम अगर इनोसेंस के से ट्रेसेस आए लेकिन अभी आप अगेंस्ट में लड़ रहे हो और आपको लग रहा नहीं, है एज अ लॉयर लड़ रहे हो बात एक है, और एज अ जज जब कर रहे हो तो जब वो ट्रेसेस आने लगते हैं आप उसको ढूंढते हो फर्दर, और फिर उस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछ लेते हो? हाँ, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और फिर आप अपनी जजमेंट दे देते हैं. बट मैम एज अ जज पता चल जाता है क्या कि कौन सी साइड
सी वही ना, सच्ची एज है। काफी फैक्ट्स बोलते हैं, काफी कुछ इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, काफी कुछ लॉ आपको गाइड करता जाता है, तो आई थिंक जजेस आर एबल टू डू दैट। मैम एक मूवी थी जिसमें अक्षय कुमार थे और आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एक्टर। तो वो जज बनते हैं, तो वो एक लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं कि जजेस ऑल्सो फील वेरी हेल्पलेस, क्योंकि उनको जो जजमेंट देनी है वो तो फैक्ट्स पे देनी है, जबकि एक जज को पता चल जाता है कि शायद फैक्ट्स फैब्रिकेटेड है या शायद वो उतने सच्चे सी नहीं हैं। कई बार होता है, जैसे आपके पास सिर्फ ओरल एविडेंस है, हम्म, साइंटिफिक एविडेंस कुछ नहीं आया उस हम्म, केस में। ओरल एविडेंस को आपके पास डिस्कार्ड करने का कोई रीजन नहीं मिलता, बट आपको कहीं ना कहीं से फील लगता है कि शायद ये झूठ ना बोल रहे हो, शायद ये झूठ ना बोल रहे हो, तो आप उसको और देखते हो, आप उसको बार बार रीड करते हो, बार बार री रीड करते हो टू फाइंड आउट वेयर लाइज द ट्रूथ। देखिए, कोई भी ट्रायल हो, अपील हो, मैटर हो, इट्स अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। हम्म, आप उस ट्रूथ के लिए आप नेविगेट करते चले जाते हो टू फाइंड वेयर लाइज इट, वो कहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा। और जब आपको वो मिल जाता है तो आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। बट मैम कभी एज अ, क्योंकि जजमेंट्स हो गई, पर कभी कभी ऐसे बाद में किसी केस को याद करा आपने कि नहीं, बाद में नहीं याद किया मैंने। जैसे क्या होता है, जैसे कई बार ये डिलेमा होता है ना इस तरह का, हाँ तो मैं इमिडिएटली जजमेंट नहीं देती थी। you used to, I would हाँ dictate the same day but hold back the judgment. हाँ I would pick up that matter after another 10, 15, 20 days. फैक्ट तो लिखे होते, फिर नए सिरे से दिमाग लगाते थे कि भैया क्या हो सकता है इसमें, क्या है क्या नहीं है। एंड कई बार जो आपका फर्स्ट डे पे डिसीजन होना होता है, जब आप उसको डीपर डेल्व करते हैं तो यू चेंज योर डिसीजन। हम्म, तो you see it उसमें from a new बेस्ट होता है angle. कि एकदम मत दो जहाँ पे आपको डाउट है, हम्म, just hold it back after decoding all the facts and everything. Think about it and then pass the judgment. हम कभी बिकॉज ये तो जस्टिस सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि एनीवन कैन बी रॉन्ग, Anyone can be wrong. एनीवन कैन बी रॉन्ग। I mean, as judges, we review our judgment. कई बार एक फैक्ट ओवरलुक हो जाता है डिस्पाइट योर हाँ। बेस्ट एबिलिटी। Ma'am, did that give a responsibility or a guilt or a sadness kind of a feeling sometimes? तो पता है देयर इज अ प्रोविजन ना, रिव्यू के लिए आ जाते हैं, हम्म, नेक्स्ट कोर्ट होती है तो आगे अपील चली जाती है। अपील चल जाती है। रिव्यू में आते हैं तो आपको लगता है कि ओहो ये गलत हो गया, तो यू एडमिट कि हाँ भाई ये गलती हो गया, विद दिस फैक्ट नीड्स टू बी। तो मतलब मन में कहीं ना कहीं वो सारे केसेस मतलब दे कीप लिंगरिंग विद अस, हाँ, दे कीप, यू एक्चुअली लर्न टू लिव विद द मैटर्स। जस्ट लाइक डॉक्टर्स। मैटर्स आप अपना सोचते रहते हैं, आप एक मैटर के बारे में कि हाँ और क्या हो सकता है, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, व्हाट इज द लॉ ऑन दिस एस्पेक्ट, उसके बाद आप डिसाइड करते फिर आप डिसाइड करते हैं, पर मतलब गिल्ट और ये सारी चीजें सभी को होती हैं। हैं। मैम एक एक केस हुआ था जिसमें आपने किडनैपिंग मर्डर केस था, जहां पे आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रेफर करी थी रादर देन कैपिटल पनिशमेंट। सो व्हाट इज दैट गोज ऑन बिहाइंड द माइंड, इन द माइंड कि If I'm not mistaken, it is one of those judgments which I gave on my last days. यस मैम, मैम यू See, गेव ma'am. अ हिस्टोरिक 65 जजमेंट्स ऑन द लास्ट डे। Mind you, ये सब कोई पुराने नहीं, मेरे रिजर्व थे। So my farewell was on the 2nd June, but I was actually retiring on the 27th June. So actually I had another 25 days to work, and that was vacation time. So I thought let me hear some more matters in May. अप्रैल में, मई में मैंने बहुत मैटर सुन के अपील्स रिजर्व कर ली कि आई हैव दैट 25 डेज, मैं उसमें लिखवा दूंगी। मैम पर हिस्टोरिक 65 सो दीज वर cases? ऑल दोज अपील्स जो मैंने उस टाइम पे मई में सुनी थी,
और जून में लिखवा जून में देंगे, लिख लिखवा देंगे। देंगे। पर मैम सुन के बड़ा अच्छा लगता है। Now I'll tell you that case. Hmm. If I'm not mistaken, that boy who was convicted was a college going यस मैम। boy, और उसने किडनैपिंग की थी उस बच्चे की जब वो स्कूल शॉप पे गया था पेंसिल और बुक्स बुक्स लेने, वहां से लिया था ना, यस मैम। अपनी गाड़ी में लेके गया था फिर उसको। सी उस केस में जो उसने मर्डर किया था ना, he had no weapon with him. It was a panic reaction. वो उसने बच्चे की किडनैपिंग तो कर ली, एविडेंस आ गया था कि उसके फादर की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बुरी थी, दो द पेरेंट्स नेवर वांटेड, पेरेंट्स वर नॉट सच, पर कई बार हो जाता है बच्चा इज लेड, उसकी कुछ फीस देनी होगी या क्या, वट एवर बी द रीजन. नाउ ही टेक्स दिस चाइल्ड, and while he is taking this child in the car, his car breaks down. And then he calls his friend. A friend वहां आता या ब्रेक ठीक करने वाले जो आते तो वो पकड़ लेते। वो पकड़ लेते. It is that panic he hit that child. और उसके पास कोई वेपन ऑफ ऑफेंस नहीं था, स्क्रू ड्राइवर से मारा था. फिर उसने उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ करी, फिर उसने वो गाड़ी ठीक कराई, and that entire evidence came. And see, the trial court awarded death sentence in that, but इसके अंदर CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड नाउ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, that is only passing of an order of death sentence. Final award हाई कोर्ट ही करती है, unless the high court confirms the death sentence not awarded, not executed, not awarded. not awarded. एग्जीक्यूशन तो अपील में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर मर्सी पिटीशन होगी, उसके बाद होगी ना. इट इज नॉट इवन अवॉर्डेड, इट कैन नॉट बी टेकन. हाई ट्रायल कोर्ट ने पास कर दी, बट दैट सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. सो अगर हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करी तो इट इज एज इफ ही वाज नेवर गिवन दैट डेथ सेंटेंस. सो व्हाट वेड इन माय माइंड वाज दैट इट वाज नॉट प्रीमेडिटेटेड. It was on the spur of those moments that he got panicked and he did it. Weapon कोई ऐसा नहीं था, स्क्रू ड्राइवर से किया, डिस्पोज ऑफ किया. और हमारी डॉक्ट्रिन भी है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में. हाँ, मतलब it did not go into that realm of rarest of rare cases. तो इस वजह से वो. तो बहुत सारी बातें चलती And then that boy also was around I think 18, 19, 20 years का था, इससे ज्यादा नहीं था वो. So he had a long life. There was chances of reformation. कोई past conduct नहीं था उसका. Ma'am, this is something very you are very famous for, your compassionate rulings. That you have shown in number of cases जहाँ पे आपने compassion को legality के साथ balance करा है. Because generally for a normal person they enter into emotions और उन्हें लगता है accused को बस खत्म ही कर दो, है ना, the harshest possible. So there was another case where there was a gang rape and you gave a ruling which was taking into consideration the socio-economic conditions of the accused. आपने उसके जो overall जो उसका sentence था उसको कम कर दिया, life imprisonment. I think I did it from 20 to 25 years कर दिया था instead of death. Because अब सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी कहता है ना कि इसको बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जाएगा. अगर द एंड्स आर मेट कि उसको 20 साल 25 साल दे के भी चल जाए, तो आफ्टर ऑल यू आर नॉट अ गॉड टू टेक अवे समबडीज लाइफ. सेकेंडली, जब आप कंपैशन की बात करते हैं तो उन दिनों जो उस दिन 65 जजमेंट थी उसमें एक जजमेंट और बहुत बढ़िया थी, मधुबाला के नाम से. यू नो, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड से वेरी अनफॉर्चुनेट what happened with that lady. She got married to a widower who had 4 children, the eldest daughter being almost her age. Oh. And as luck would have it, after marriage
उसके हस्बैंड की जॉब चली गई. So the husband was doing ironing, she was doing as a housemaid, the elder daughter Hmm. was doing. Obviously, there was bickering every time. Hmm. And she was into depression even prior to marriage, and she was getting depression medicines and Hmm. all. Now, one day when she comes home, probably something she was doing, some tiff happened with that daughter, and she had a knife in her hand. Probably that knife hit that daughter. Husband came, he started warding off, तो husband को लग गई and he died. Daughter को भी लग गई. Now that girl was given sentence with life imprisonment. In the jail, while she was doing the trial, it was found that obviously the depression went into schizophrenia. She went into schizophrenia. I read about Schizophrenia. that case, ma'am. Yes. So when it went into schizophrenia, she had the trial was stayed, then the report came, she's fine. फिर उसकी final conviction हुई. Now in that matter, when it came to the High Court suspended the sentence. Hmm. Now, but because she was schizophrenic, none of her families took her, furnished a bond, and they didn't take her. She continued to be in jail. Hmm. I came on the bench, division bench. I saw all this. Then I realized that long back when I was a standing counsel in similar case of Charanjit, I myself has said that we should have short stay homes, Hmm. and people like this who have nobody should be sent because they can't be kept in a hospital EBA. So EBAs must have a short stay home facility. Hmm. So I immediately inquired. I said there must be short stay home by now, but there were no short stay homes by then. That 7 That years, was- that nothing was was a- done. That was the thinking of a lawyer, but you gave a judgment then. So 7 years, nothing had happened. Then we again issued mandamus that please Ah. make the short stay home. In the meantime, we sent her to a home for ladies where other mentally ill women were there and all. Finally, she recovered. She was back into it, but there was nobody to take. Now, the problem was she was in EBAS. I thought then, as the rosters change, you are out of it. Hmm. I came back on the roster. I still found her appeal to be pending. I said, oh, she's still there. I said, look, I have to decide. Then I again called for the report. I set up a medical board to find out whether her schizophrenia was in remission. Because unless that is in remission, I can't hear the appeal. Because any person has a right to defend, even when you are at the appellate stage. Hmm. And to right to defend means you are able to Mentally tell your think. mentally alert to tell your counsel what is your defense. Now, fortunately for me, I got the report after 2-3 directions that she is in schizophrenia. Her is in remission. I sent the amicus. I said, you go and talk to her. I Hmm. want to decide this appeal. Hmm. Now, see, what the trial court did not consider was her state of depression at that time. When I was looking through the papers, hearing the appeal, Hmm. I found evidence that वो तो डिप्रेशन की मेडिसिन लेती थी, इंसिडेंट के टाइम जाके बाहर बैठ गई, which are signs Of depression. depressions. Then that girl who was injured, subsequently after 3-4 months she died. But she said, आज तो कोई बात ही नहीं हुई थी, क्या झगड़ा भी नहीं था, मतलब रोज झगड़ा होता था पर आज तो ऐसा कोई कुछ झगड़ा हुआ भी भी नहीं नहीं था. हाँ. So one could make out ki what triggered all these things. Hmm. So having gone through it, I realized that even at that stage when this incident happened, she was into depression because of those circumstances. Then what I did was I converted. She had been in custody for 18 years. Can you believe it? My goodness. So I converted. 18 years. I converted her conviction from 302 IPC to 304 Part 1, and then gave the definitive sentence which was already undergone, and then said now she is entitled to be released, but that doesn't absolve the state to take care of her, and the state is duty bound to take care of her. Yes.
So So it आपने was all direction. my experience earlier which came into my help of having done that matter in Charanjit's case and having dealt with that. So these are very small little things. When you find a person is in depression already Mm. and these kind of issues happen, and probably the tiff was with the daughter, she was actually, she said, she was picking something, it hit her. She thought that she's मार hitting रही him, है, हाँ. maar rahi hai, and then the husband comes. The husband grapples that and all that happens. बट मैम आपने उसमें रूलिंग दी कि शॉर्ट स्टे होम्स, लॉन्ग स्टे होम्स होने चाहिए. होने चाहिए. मैम ऐसा ही एक और आपने रेवोल्यूशनरी केस किया था जब LGBTQ प्लस कैटेगरी के कपल को आपने सेफ गार्ड करने के लिए आपने डायरेक्शन दी पुलिस को कि उन्हें सेफ होम में रखा जाए, दे माइट बी अंडर थ्रेट. मैम दिस काइंड ऑफ इशू इज has a societal opinion. Everyone has an opinion over this. See, let me tell you, even people with this kind of sexual orientation are human beings. They are citizens of this country and they're vested with every fundamental and every right which all of us enjoy. All of us enjoy. We can't deprive them of their choices, their freedom to live with dignity, and live the way they want. Merely because the two of them live together cannot be sanctioned by the family when they are major, especially. It is in this context that I gave them protection, because from the facts I was getting that if protection is not granted, their life may be in danger. So it's very important for the court to act at the right time and not repent later on that I did not give that protection and these consequences have flown. Very true. So these are matters when brought up, I think the courts do take proactive steps and they're bound to take proactive steps to give protection. Slowly, then you go on all the families, counsel them, speak to them. They all see senses, but immediate protection is a must to them. And then protection, in each case, it has to be different. Sometimes you have to send them out of the city. Sometimes you have to see that they are in a protective home. Sometimes you find that one set of the family, one's family is very protective, others are aggressive. Very aggressive. So you send them to that home and give protection to that family. Because you find if you take them away, probably that family will also not, will be hurt. So you have to analyze in each case and then pass orders. मैम आसपास के बाकी जजेस ने या किसी और ने ऐसे ओपिनियंस सबके होते हैं, खासकर कि सेम सेक्स मैरिज या इसको लेकर, जैसे किसी ने बोला हो कि नहीं, I think by and large everybody feels, every judge feels that protection is the right. We need to give them immediate. Yes, their life needs to be protected. So ultimately, what they take, their decision is their lives. Of course, their families can be heard, they can be counseled, but that time your immediate reaction is that you have to first protect them. Ma'am, does family change their opinion with the counseling? At times it does change. They change. At times it does change. Because जो family law, family courts जो मैंने सुने हैं कि rarely someone changes their mind. देखो मैं बताता हूँ. I'll give you an example. It was a young girl. She was major by that time. She ran away. And the father filed a petition for habeas corpus saying that they are not taking care, they need to transfer to CBI, my daughter has to be found. When I looked into the fact, it was found that she was at that time not too good into studies. The parents probably scolded her. And the evidence came that at night, 1 o'clock, she left on her own the house
And once she reaches the near the house of the boy, Hmm. she calls him out Hmm. because you get from the mobile Hmm. where the Hmm. call has been records. call Ha, records and ha, everything. ha. And it is at that stage that the boy took her somewhere. I told the parents, I said, look, this is not a case where the boy has taken. Hmm. It is a case where your girl has gone out of the house. And at that point of time, if he had not helped her, Hmm. not joined her, she would have done something drastic or would have run away somewhere where you would have not. Today, at least, You can find her. find her with She's him. safe. Now, the apprehension was that probably these two children may not fall trap to some people who were criminals Hmm. into criminal activities. Hmm. There were some shades because where they reached, those people were had Shady. criminal involvements. Hmm. So I said, please now don't send the police. Listen to me. You try and build the confidence in the girl that we will do whatever you want. Hmm. The family built that confidence. I said, don't, the more you will go after them, Hmm. the more they will run. And the more girl- dangerous places they will They go. will go. And Manika, today the girl knows, you've seen the circumstances, that my savior is that boy and the people to whom he's taking or where I am Hmm. going, not you. So you have to build that confidence. They built that confidence. The girl came back. After that, she went to US for her studies. She has done MBA. Ah. She is married and very well settled. Oh my goodness. This is such a So nice it's thing. actually, you have to be very logical and far ahead thinking at that time. Yes. I said, look, this is not a fact where the boy has taken her. और अगर यही केस थोड़ा ऐसे हाँ। इंटरप्रेट कर लिया जाता मतलब पीछे चल जाते, she would have ruined her life. वो आगे आगे भागती जाती और मतलब पता नहीं फिर क्या होता हाँ, so I हाँ। said, just wait. We are not disposing of the petition. Try build confidence and get that girl. Ma'am, as a woman lawyer and as a woman judge, it is an immense responsibility because we have to, as a woman, balance both house, kids, and the profession. How did you manage? With the help of my family. Only single point support was my family. As a lawyer, it's a very, very time consuming profession. As I said, you don't have any Saturdays, Sundays. You come late nights, 10 p.m., 11 p.m., you're working. You leave early morning. Most of the times, you don't even get to know. You've not seen the sunset. You don't know whether it is hot, cold, because you enter the building in the morning and exit in the evening. So I think it was my family support only which sailed me through all this. I always say, maybe behind a man there may be a woman, but But behind a woman, is a family. a family. And you need everybody. And you need everybody. Everybody. You need a supporting mother, you need a supporting father, you need supporting brother, supporting husband, supporting Every- children, They must supporting also understand, yes. supporting siblings. Everyone. Mhm. Ma'am, there was a statement made by Chief Justice D.Y. Chandrachud sir that judges also feel burnout and we must take care of their mental health. See, as I said, if somebody is working 24 into 7, all days, so much of hard work, you are bound to be burned out. This is at start said, at least you need that with that mental exercise, after that mental exercise. You need a break for week, 10 days. Yes. Otherwise, there may be problems, mental problems also. Yes. I mean, we all learn to love our profession, love our work. We are passionate about the work. That's how we are able to carry through this much of work. But of
course it takes a toll on your physical health, your mental health, both. So that has to be taken care of. Ma'am, And everybody is not strong enough to deal with it. yes. Everybody doesn't have that family support to deal with this. Because I think the mental health is required in all professions. And that for the doctors also, for lawyers also, for everyone. But I think this is most important important factor for a judge. Yes, because if you're not Thinking. thinking properly, rationally, it may affect your decisions. Yes. Well, you can't have a blind spot. No, you cannot have. Anything that you did for fun which relaxed you. What did you do for relaxation, ma'am? क्या करते थे आप अपने खाली समय में? I would enjoy with my daughter and family. That was the best. Or go out of Delhi. Out of Delhi. Out of Delhi. मैम सबसे अच्छी जगह कहाँ है घूमने की? दो चार जगह बताइए, मैं भी No, I think I have explored the whole of India and abroad also. I'm fine everywhere. But still, any one place you loved. At times you really go to a hill station which is in the interiors, quiet place. You love those places. Quiet places. Ma'am, you are giving a judgment very balanced. I'm always You're not giving a place. No. I'm quite balanced always. Ma'am, you could have cracked UPSC easily because you are balancing all the pros, cons and giving a very... Achha, ma'am, lawyers and judges both have to read a lot. पढ़ना ही है, पढ़ना ही है और क्या? पढ़ना या लिखना. So how did you cope up with all that reading? Because there are a lot of students who may watch it. So any tips or tricks or anything which gives them which helped you read so much? Did you develop that fast reading pace? Fast reading pace does not mean that you ignore the nuances. You should be able to find out where is the relevant point and where you have to spend time and on which fact you don't have to spend time. In reading, there may be 300 pages, but where there is an interpretation of an evidence of a provision, I think you'll read it 3 times. A fact, you'll read it, glance it, then there's something special, you'll reread it. So you have to actually find out on which page to spend more time and on which page not to spend time. So it's kind of an instinct that develops. But this all comes with the hard work, There is, in this profession, there is no shortcut. The only mantra of success is hard work. I think that goes for every profession. Civil servants, civil services aspirant, everyone. मैं कोई बोलता है ना shortcut mantra. There is no shortcut. There is no shortcut. No, you will have to slog. और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ जो मुझे लगता है कि शायद ना मेरी टोमस्टोन पे भी लिखी जा सकती है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है. That's so right. हाँ, करना पड़ेगा. No, वो पढ़ना आपको खुद नहीं पड़ेगा, किसी पड़ेगा. कोई आपको पढ़ के नहीं देगा. और आपको करना है, आपको ही करना पड़ेगा. You can find वो एक कहानी है कि एक फादर को ना वो खेत जुतवाना था, मतलब उसको प्लो करवाना था, तो उन्होंने बड़े बेटे को बुलाया. उसने कहा कि छोटे से करवा दूंगा, उसने छोटे को दे दिया, उसने छोटे ने और छोटे को दे दिया. तो पिताजी आए 15 दिन बाद कि अब तो खेत जुत गया होगा. किसी ने नहीं जुता. फिर पिताजी उठे, खुद ही फावड़ा लिया, हल लिया, जोत दिया. वो तो है. Ma'am, there is this imbalance in judiciary. Lawyers में भी है. मतलब जैसे शायद जिन लड़कियों ने लॉ करी होती है उनको देख के शादी वाले लोग डर जाते हैं, है ना? ऐसा कहते हैं कि अरे लड़की लॉयर है. ऐसा एक I think the times are now changing. Times have now changed. Now change. But a lot of it has also been reflected in the judiciary now, that we have only one Supreme Court judge who is a female. And is it patriarchal mindset? Is it inability no, not of exactly women? Patriarchal mindset. Please see, you reach
Supreme Court, by the age you are 55, Hmm. 60. So now you have to go back 40 years ago. Hmm. How many women lawyers were there? Yes. आपके उसी catchment से तो लाएंगे ना. Hmm. So when we started our profession, it's been now 40 years back. There were few, I mean, Ah. 10, 20, that's all. That was the number of women. So how many would you get? Slowly it started increasing. Hmm. Slowly the number is also increasing. Now, in the Delhi Judicial Services, I remember there was a time initially there used to be 20-30% women and 70% boys would get through. Today we've reached a scenario where 60 to 70% girls crack that exam, and Girls are only more than boys. more than boys. So now after 20-25 years, We will see the when results. when they come to that age where we're on the verge of elevation to the high court, you will find more girls over there then. Very So true. this, yes. Now, I mean, there were hardly women earlier. Slowly, as they are increasing, the number of women is also increasing. But ma'am, is it specifically difficult? क्या ये मतलब कहीं ना See, it's कहीं very difficult to settle a profession Hmm. for anyone, whether it's first generation or a third generation. And it's more difficult for a woman. Hmm. The biggest difficulty is for people to build a confidence that a woman lawyer can also work as hard and get you the same results, can argue the same way, and be as confident. Yes. So the client, see, today all your corporates or business or even say crimes, Hmm. you'll find more of men population. Yes. You hardly find Ah. CEOs who are women and all. So now for them to build up a confidence, probably they feel it's more comfortable talking to a male lawyer or Ah. something. So for women lawyers, it's difficult to get clients also. Hmm. Slowly, as the scenario will change in all fields across, I think in the legal profession also it will change. That more and more confidence on the women that they can do, they can give you results, they can work as hard. Fight. Yes. मैम ऐसे मतलब is it true कि that maybe you know the kind of coterie male lawyers and maybe the judges and all can build around themselves मतलब ऐसा कहते हैं ना कि भी लड़के आपस में maybe they can gel over a cigarette or a wine So a that party happens. So, like, if it is an late evening conference, hmm. if it is in a proper office, a girl would like to go. Hmm. But if you say, let's meet in a restaurant, Hmm. the client says, let's meet in a restaurant. A female lawyer will always say, no, we'll meet in an office space. So that's a kind of slight inhibition which comes. I think slowly the barriers are breaking. Slowly the barriers are Are definitely breaking. breaking. Today, many people don't want to either come to your office or you go to their office. They say, let's meet at a neutral place. Hmm. So even girls can go there and meet. बहुत सारी And Google Meets ही हो जाती होंगी I हाँ, think. हाँ, Online. that's I think a big advantage today with this advent of video conferencing. So a lot of discussions takes place in the through Google Video. Meet, yes, videos. Ma'am, does it put pressure on judges when they are in front of because video judgments are there, video rulings are there. I Does it put think pressure कि ये सब public में जाएगा मैंने ऐसा कुछ when बोला you're not doing anything wrong, so what? Otherwise, it's an open court. but there are some judges who may be specifically you know saying some things which may be more See, that's again an aberration, no? But by and large, courts are open courts. हाँ. Even otherwise, 100 people are sitting every time in your court.
So whether you open the video or not, it's not, you are always in public gaze. हाँ मैम, हैज Yeah. समवन कम टू यू एवर, कोई आया है कि मैम मैंने आपको जजमेंट में देखा था? आके तो कौन कहता है, मतलब मैम कभी जैसे आप जा रहे हो कहीं पे, कोर्ट्स में एंटर कर रहे हैं या कहीं पर, कि आपको है ना वो वीडियो में देखा था मैंने, आपने जजमेंट दी थी? क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे और स्पेसिफिकली मेरे हस्बैंड ऐसे बहुत सारी जजमेंट्स देखते रहते हैं। नहीं, ऐसे आके कोई नहीं कहता, नहीं कोई नहीं कहता कि हाँ, वो कहते हैं आपने हमारा मैटर सुना था, आपने ये किया था। It's actually lawyers, otherwise people keep a slight distance, no? They don't come up and say anything to the judges like this. आसान नहीं है, डर हाँ। लगता है। डर लगता है या रिस्पेक्ट है, या it's always better to maintain a distance. मैम पुलिस के बारे में लोग कहते हैं कि उनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, बट जजेस के बारे में ऐसे कोई कहावत है? नहीं, ऐसी कोई कहावत नहीं है, क्योंकि जजेस किसी से मिलते ही नहीं है। लॉयर्स के बारे में? नहीं, लॉयर्स की तो आई थिंक सबको जरूरत पड़ ही जाती है, तो भगवान कैसे ना दोस्त। करे कभी किसी को। अच्छा मैम, रिसेंटली देयर इज अ चेंज whereby judiciary exams will be taken and the candidate has to work for 3 years 3 years, ये पहले भी in था, the court. पहले भी था सिस्टम। Then they said we'll go back to no minimum practice required. उसका एक एडवांटेज होता है, आपने जब प्रोफेशन किया होता है तो आपको एज अ लॉयर न्यूएंसेस पता चलती हैं, थोड़ा 3 साल में आप ग्राउंडेड हो जाते हो। अदरवाइज क्या होता है, लॉ कॉलेज से निकले, एग्ज़ाम क्रैक किया और आपने वहाँ पे चले गए, ट्रेनिंग ली और बैठ गए, तो आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द कोर्ट है वो नहीं आता ना, जो ट्रेनिंग पीरियड में होता है, कोर्ट सिटिंग्स एंड ऑल, बट क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम्स है, काउंसिल की क्या प्रॉब्लम है, ये क्या होना चाहिए, वेरियस प्रोसीजर जो आप प्रैक्टिकल में सीखते हो और एक बुकिश में सीखने में बहुत फर्क होता है। मैम यू थिंक इट इज राइट? बट लॉट ऑफ कैंडिडेट्स में यू नो उनके लिए जर्नी थोड़ी सी लंबी हो गई शायद। ठीक है, पर वो फिर सभी के लिए हो जाती है ना। हाँ, वो तो फिर वो एक कट ऑफ एज सभी के लिए आ जाती है ना, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कोई आपके अकेले के लिए तो आई नहीं। मैम ये रिसेंटली जो भारतीय न्याय संहिता आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, do you think it is going to be something revolutionary or it will remain just a cosmetic change? इट कैन नॉट बी रेवोल्यूशनरी, क्योंकि 95% प्रोविजंस वही हैं, उनकी नंबरिंग चेंज हुई है। जब 95% प्रोविजंस वही हैं, लॉ वही अप्लाई करेगा, तो रेवोल्यूशनरी तो हो ही नहीं सकते। कुछ प्रोविजंस में एडिशंस ऑल्टरेशंस हुए हैं, स्पेसिफिकली जैसे मोर एंड मोर साइंटिफिक एविडेंस, बट अभी सब स्टेट्स को टाइम लगेगा इतना साइंटिफिक एविडेंस के लिए, बॉडी कैम लगाना और बॉडी ये कैम सारा, लगाना, आपके पास प्रॉपर साइंटिफिक एनालाइजर्स, वैक्यूम स्वीपर्स वगैरह होने, जिससे कि साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हो सके। अनडाउटेडली पहले भी लेते थे, बट पहले स्टिल फोटोग्राफ्स लेते थे, अब वो ले लेंगे। बट अगर एक बट दैट डजंट मीन कि जो उसके लेने के बाद आपको बाकी एविडेंस नहीं चाहिए होगा, बाकी एविडेंस फिर भी चाहिए होगा। बट हाँ, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट का जो वो आता है, एविडेंस आता है, दैट इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कोर्ट्स हैव बीन ऑलवेज एम्फसाइजिंग कि ये तो होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इमीडिएटली सीन ऑफ क्राइम का एविडेंस आना चाहिए। बट मैम ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया लॉयर्स और जजेस के लिए? नंबर्स दोबारा याद करो, मतलब दोबारा, मतलब पहले देखो, पहले ये याद किया था, अब ये याद करके अब बताना है, मतलब चलो नए बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, उनको याद ही नए करने पड़ेंगे, पर उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। अब जो पहले मैटर्स चल रहे हैं पुराने, हाँ,
वो तो पुराने ही प्रोविजंस में चलेगी ना। मैम इसकी बजाय आसान ये नहीं रहता, उसे स्टक डाउन कर देते, पुराने ही नंबर रखते, नाम चेंज कर देते बस। एक्चुअली नाम भी कोई ज्यादा नहीं चेंज हुआ है। हाँ मतलब नाम तो मेन कोड्स बस के मेन चेंज वही हुआ चेंज है, हुआ है। बट नंबरिंग चेंज हुई है, प्रोविजंस वही हैं, वर्बेटम वही है, तो जो कानून पहले इंटरप्रेट हुआ वही लगेगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। होमवर्क बढ़ा दिया बस। ठीक है, काम करना चाहिए। मैम एक एआई का बहुत बड़ा इशू है लीगल प्रोफेशन में। मैम वेरी मेनी वेस्टर्न कंट्रीज आर यूजिंग एआई जजमेंट्स। देखो एआई जजमेंट्स का आई हैव प्रैक्टिकली नॉट यूज, सो आई कांट से, बट द फैक्ट इज द वे इट इज कमिंग कि वो जजमेंट्स जो नॉन एग्जिस्टेंट हैं वो भी जनरेट कर देते हैं, गिविंग फैक्ट्स, गिविंग हाँ डिटेल्स हेलुसिनेशंस में वो एविडेंसेस और वो वाले कोर्ट कर केसेस देते क्रिएट हैं। कर रहे हैं। तो ऐसे में तो इट्स अ बिग रिस्क, so you have to always take these things with a pinch of salt, learn to sift them, जो गलत है उसको निकालो, एआई का जो राइट यूज है वो अपने उसमें ले आओ ताकि आपका प्रोसेस स्पीड अप हो जाए, आपकी डिस्पोजल स्पीड अप हो जाए, आपका वर्क मोर एफिशिएंट हो जाए, उतना यूज कर लो। मैं every system or every new science has some fallacies and some shortcomings and some improvements. So learn to pick up the best and throw the rest. That's all what you But can ma'am, do. I have heard that lawyers are using AI in a big time. Not necessarily. Not necessarily. कि पूरे पूरे इंसान के दिमाग को कोई नहीं बीट कर सकता। See, AI में analyze it, बट इमोशंस तो उसमें नहीं आएंगे, कंपैशन हाँ तो उसमें नहीं आएगा ना। बट मैम वो केसेस मतलब आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट बट जस्ट एक्टिंग एज अ डेविल्स एडवोकेट के शायद जो यंग लॉयर्स हैं वो इतना याद ही ना रख पाए इतने सारे केसेस जितना है वो एआई एकदम छांट के सारे निकाल के आपको दे सी सकता वो है। तो सर्च टूल्स अभी भी थे ना इनके पास, अभी भी हमारे पास है वो सर्च टूल्स कि आप एक सब्जेक्ट डालिए तो उस पे जो जजमेंट्स हैं आ जाती हैं। एआई उसको और नैरो डाउन कर देगी और फिल्टर कर देगी, बस यही बात है। और उसको और ज्यादा बस टेक्निकली वो कर वो बना देगी। देगी। मैम सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा रहा है आपके लिए केस? नहीं, मेरे लिए कोई केस मुश्किल नहीं था। हम कुछ तो रहा होगा। कोई केस मुश्किल नहीं रहा। हर के फैक्ट्स पे वर्क करते जाओ तो मुश्किल तो कोई नहीं रहता। हम कभी आई हैव हर्ड दैट रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। इट इज मेनी टाइम्स। व्हेन डिड यू फील किसी किसी केस में आपको ऐसा लगा हो कि यू नो इट कांट बी रियल? हाँ, लगता था। तो फिर आप उनसे ही पूछने लग जाते थे क्वेश्चंस। अच्छा ऐसे हुआ था तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? और फैक्ट्स आ जाते थे सामने। उन्हीं से जैसे सवाल करते हैं, सवाल करते थे। सॉक्रेटिक मेथड। हाँ हाँ। वेरी अच्छा ट्रू। ये चीज ढूंढ के लाओ। अच्छा आप कह रहे हो वहां गए थे, अच्छा ढूंढो इसको, तो वो एविडेंस होगा, वो ढूंढो, ये कह रहे हैं जरा पता करके आओ। गए थे पुलिस वालों को, तो करना तो पड़ता है। तो हम कभी पुलिस की इंटेंशन पे नहीं ऐसा लगता कि अरे ये इन्हें बोला है हमने कुछ ढूंढ के लाने के लिए? क्योंकि देखो वहां बैठ के आप इंटेंशन तो आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते, पर जो भी गलत करके आएगा वो पता तो चल ही जाता किसने यहाँ पे काम पूरा नहीं किया। वेरी ट्रू। काम मैम तो मैम बेल बेल एक एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली ऐसा बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी मैरिज नहीं चली, उन्होंने डिवोर्स की पिटिशन लगाई और उसके बाद गर्ल ने उनके ऊपर सारे केसेस लगा दिए, फ्रॉम डाउरी टू डोमेस्टिक वायलेंस टू एवरीथिंग। एंड नाउ दे आर इन अ सिचुएशन जिसपे वो एकदम हेल्पलेस हैं। तो इज देयर सम सॉल्यूशन टू दैट? सी द गर्ल्स हैव दैट राइट टू फाइल, जनरली बेल्स मिल ही जाती हैं इसमें। हाँ अब नाउ इट्स अ वर्ड अगेंस्ट अ वर्ड,
जरूरी तो है नहीं कि गलती गर्ल की ही होगी, उसने हम्म, गलत लगाए होंगे, हो ये भी सकता है गलती, हाँ हाँ, बिल्कुल। गलती उधर भी हो हम्म, सकती है। और जरूरी नहीं है कि गलती मैन की ही हो, हम्म, लड़की ने झूठे भी लगाए हो सकते हैं। हम्म। सो जो दैट, सही केस है वो तो ठीक है, नहीं, लेकिन अब वो सही, आपने एक्स का वर्जन सुना तो आपको लगता है वाई, एक्स सही है, वाई नहीं सही है। हाँ सही कौन है ये तो जब दोनों का वर्जन आता है, एविडेंस आता है, तभी पता तब चलता है समझ में आता है। कि क्या सही है क्या नहीं सही है। पर मैम मतलब देख के ऐसे समझ में आ जाता है जज को कि झूठा केस है, कई बार आ जाता झूठा केस है, फिर ऐसा मन करता है उनके आर्गुमेंट सुनने का। कर, सुनने तो पड़ेंगे, डिसीजन तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता कि अरे मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मैम, एंड इट हैज बीन सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन, सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। मुझे एकदम क्रिमिनल जस्टिस की सीरीज जैसी फीलिंग आई, जो कि हम बहुत सारी ना नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखते रहते हैं। मैम, डू यू स्टार्ट हैविंग सम काइंड ऑफ थोड़े स्केप्टिक भी हो जाते हैं क्या जजेस और लॉयर्स, जैसे पुलिस वाले हो जाते हैं, उन्हें कहीं पर भी जब वो जाते हैं उन्हें क्राइम की एक हिंट आने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, मतलब बुरी बात पहले सोच लेते हैं। आई थिंक आप जितना पढ़ते लिखते हो, एनालिटिकल होते हो, तो ये सब, ये तो एक नेचुरल बिहेवियर सा ही हो जाता है हाँ इंसान का। हाँ। एंड ये प्रीमोनिशंस वगैरह डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी को ज्यादा होते हैं किसी को कम होते हैं, तो इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, इट कैन नॉट बी इट जनरलाइज, कैन दैट्स नॉट बी ट्रू। जनरलाइज्ड। दैट्स ट्रू, बट ऐसा होता है। हाँ, मतलब आपको कहीं जाओ, कुछ गड़बड़ हो तो अनकंफर्टेबल फीलिंग तो आ ही जाती है ना, ऐसा पता चल जाता है कि कि देन मतलब यू जस्ट ट्राई एंड गेट अप फ्रॉम देयर और मूव आउट फ्रॉम देयर, कुछ ना कुछ कर लेते मतलब हैं। जैसे ऐसे दिमाग में जैसे मतलब मैं यूपीएससी करती हूँ या फिलोसफी करती हूँ, कोई मुझसे बात करता है तो कई बार मेरे दिमाग में ना वो फिलोसफर आने लगता है कि अच्छा ये देखो ये इस तरीके की बात हो रही है, शायद इस पे ये फिलोसफी अप्लाई होती है। See, even if you've not done philosophy, because lawyers and judges deal with public every time, so their experience keeps telling them, no, that experience keeps guiding them. वो बता देते कि हाँ. हाँ। Anyway, we got girls rescued from GB Road. 300। Pathetic condition they were in. For the first time, those girls were made victim. Immediately charge sheet file हुई, स्पेशल जजेस लगाए, उनकी स्टेटमेंट कराई 6 महीने में, ताकि उनकी स्टेटमेंट हो जाए। इन द मीन टाइम उनको ट्रेनिंग दी, एंड देन वन ऑफ द ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर सजेस्टेड, कहते हैं मैडम आप इनको घर रख बना के तो नहीं रख सकते, बेस्ट है इनके घर में, बट जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो इनकी फैमिलीज इनको एक्सेप्ट कर लेंगी। सो जहाँ जहाँ से आई थी, हमने एक एक गर्ल से बात करी, वहाँ के डीएम से वी वुड गेट इन टच। डीएम के पास पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में पैसा होता है, सो वी मेड द डीएम देयर गार्डियन। उस ट्रेनिंग के बाद जैसे अमूल केम फॉरवर्ड, अमूल का केओस खुला दिया घर के पास, सो शी स्टार्टेड अर्निंग 8 to 10,000। फिर तो ना हस्बैंड ना फादर ना ब्रदर, किसी को दिक्कत नहीं थी, उनको ले लिया वापस, सबने ले लिया द सबने ले मोमेंट। लिया। हाँ, now incidentally one girl, one boy was seeing a girl over there, she said he wants to marry me. In fact, Haryana mein the sex ratio was very bad, so I spoke to that boy, and like a mother I verified everything and all that, so I found the family fits. So that was the first marriage I got done. Oh my God. And after that, so many girls came forward, people also came forward, and at the Nirmal Chhaya we performed around 30 weddings. 30 weddings 30 weddings, which of I the had never rescued girl. of the rescued girls. And I would give each girl my mobile number. Even a senior officer wouldn't have, but they had the number कि रात को भी जरूरत हो तो फोन कर लेना। That's such a good thing. Ma'am, it must be so heartwarming. एकदम दिल को है ना एक ठंडक सी पड़ती है ना कि ठीक है, कुछ शायद हमारे होने से एक You feel that you've been
you brought some positivity to someone in life. to this world. That's all. My goodness. मैम बट बहुत हिम्मत लगी होगी वो वाला डिसीजन. 300 बच्चे आप अपने जिम्मेदारी पे एक तरीके से. जब एक बार रेस्क्यू नहीं हो रहा था तो मैं बहुत परेशान थी कि रेस्क्यू तो करा लिया, करूंगी क्या मैं इनका? हाँ बहुत बहुत मुश्किल होता है. मैम रेस्क्यू भी बहुत डिफिकल्ट होता है. नहीं, रेस्क्यू तो करा लिया था. उसमें तो पुलिस ऑफिसर्स को, छाया अग्रवाल को वी गॉट एज, शी वाज अ प्रोबेशनर एट दैट टाइम, प्रोबेशनर एसीपी. उसको हाँ. एसएचओ कमला मार्केट लगवाया था. छाया शर्मा, सॉरी, हाँ. जो अब जॉइंट सीपी है, स्पेशल सीपी है. बट दिस इज सो गुड. बहुत मजा आया होगा आपको वो जो बच्चों नहीं, का मजा चेहरे ना देख नहीं के. आया था, बट इट वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तब मजा Huge की, है. मजे का फैक्टर नहीं था मेरी लाइफ में. इट वाज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी. देख लिया सेटल होते हुए देख लिया. वो होती थी सेटल तो 2 और होती थी, 4 और होती थी. वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस था. अभी नेक्स्ट जब जाती थी, हफ्ते में 2-3 बार मैं निर्मल छाया जाती थी, मैडम मेरी भी शादी करा दो, मेरे भी घर भेज दो, मुझे भी ये कर दो, मुझे भी ये कर दो. सो वो जिसकी हो गई वो तो एक चैप्टर क्लोज हो जाता था, पर जो नया चैप्टर खुल जाता था. खुल जाता था. मैं बच्चे सेटल हो गए वो वाले. देखिए, अगर 30 मैरिजेस हुई हैं, नॉर्मल मैरिजेस में भी कुछ तो ब्रेकअप्स होते ही हैं. हाँ. नहीं मतलब हाँ. ओवरऑल जैसे हाँ, जितने ओवरऑल 300 के काफी. 300 बच्चे. 300 के 300 में आई वुड स्टिल से कि 15-20% अगर फेलियर भी हुए हम्म. कि दे केम बैक फॉर सम रीजन, Hmm. बट बाय एंड लार्ज By and large it was Hmm. there. It was such a good thing. Thank you ma'am for this. Very true. Thank you so much ma'am. It was a pleasure talking to you. It was such a pleasure talking to you ma'am. Thank you very Thank much. you so much.